अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हतमी तौर पर उसके फैसले अब सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर चुकी है। उनका ये मानना है, बिलावल साहब ने कहा कि सियासत इज़्ज़त और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है। इससे पहले कल जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था तो वहाँ पर ये खबरें आई थी कि बिलावल साहब ने जो शो कॉज नोटिस पीडीएम की जानिब से किया गया था उसकी कॉपी को फाड़ दिया था, जिस पर तमाम तर मौजूद अरकान ने वहाँ पर तालियां बजाईं और अप्रिशिएट किया इस जेस्चर को जो कि बिलावल साहब की जानिब से दिया गया। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम कहें कि पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है, एएनपी इससे पहले अलहदा होने का ऐलान कर चुकी है, तो पीडीएम इस वक्त एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, या कह लें कहाँ खड़ी है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो अपोजिशन का जो थ्रेट है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए वो बड़ी हद तक कम हो गया। अब मरियम साहिबा ने भी बड़ी आसानी से तमाम तर मामला मौलाना फजल रहमान साहब पर डाल दिया और उनका ये मानना है कि मौलाना फजल रहमान साहब अब जो भी फैसला करेंगे वो करेंगे। वो सरबराही भी कर रहे हैं पीडीएम की, लेकिन उनके लिए और उनकी सियासत के लिए भी ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इससे पहले जब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया तब उनका किसी ने उस तरह साथ नहीं दिया, और अब पीडीएम बनी, ओहदे बटे, तमाम तर चीज़ें हुई, और फिर अब बात ना सिर्फ अलहदगी तक आई बल्कि एक दूसरे के हवाले से सख्त बयानात देने तक आ चुकी है। ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। और इसमें एक और बड़ी जो ओवर द वीकेंड एक जो डेवलपमेंट रही है वो डस्का का इलेक्शन है। इंतहाई मुतनाज़ हो गया था वो इलेक्शन, और अब उसका नतीजा जब आया है तो ये मरियम साहिबा का मानना है कि लंदन में बैठे हुए एक शख्स ने मौजूदा हुकूमत को डस्का में शिकस्त दे दिया और नून लीग को फतह हुई है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम ज़रा कमेंट अपने मेहमानों से लें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया अमीर साहब आपके वक्त का भी। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा, कैसे देखते हैं आज की बिलावल साहब की मीडिया टॉक और ये तमाम तर फैसले? सीईसी ने तो इकट्ठे होना था ये डिसाइड करने के लिए कि उनका लाएअमल क्या होगा लॉन्ग मार्च को लेकर या असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने को लेकर, लेकिन यहाँ पर तो वो पीडीएम के ही तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। हाउ डू यू सी इट सर? बहुत शुक्रिया असलान साहब। बेसिकली आज उन्होंने क्लियर कर दिया जो कि काफ़ी दिनों से एक थोड़ा सा इब्हाम था कि आया पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा। नेचुरली पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है और अपने तरीके से करनी है। उनके जहन में पहले दिन से रिज़ाइन ना करने की बात थी। उन्होंने ये बात जब पीडीएम ने मशरूत कर दिया लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों के साथ, तो नेचुरली वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स जो वो करते आ रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं उसमें ये एक ऐसा इस्तीफों का अमल था जिसके ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करने लगे थे। जहां तक पीडीएम में पीपल्स पार्टी का मौकफ चला, आप देखिए वो पीडीएम को बावर करवाया उन्होंने अपोजिशन की जमातों को कि आप बाई इलेक्शंस में हिस्सा लें। सेनेट का इलेक्शन जो पीडीएम या अपोजिशन की जमातें चाहती थी कि इसका बायकॉट किया जाए, और उससे पहले सेनेट के इलेक्शन से पहले ये सारी गेम बनाई दी गई थी कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के कहने पे सेनेट के इलेक्शन भी में पार्टिसिपेट भी किया, कामयाबी भी मिली किसी हद तक, पीपल्स पार्टी को तो फुल्ली मिली जी। तो देखना यह था कि पॉइंट जहां पे आया वहां पे मैं समझता हूं कि पीडीएम लार्जर पिक्चर को देखते हुए उनको लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ मशरूत नहीं करना चाहिए था। और ये इत्तेहाद देखिए, ये जो जितने भी अलायंसेस बनते हैं ये बड़े फ्रजाइल होते हैं क्योंकि सब पार्टीज की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उनका तर्ज सियासत डिफरेंट है। तो पीपल्स पार्टी ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो पीडीएम में उस तरीके से जिस तरह वो चाहते थे वो शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने आज सारी जगहों से जो भी ओहदे उनको मिले थे पीडीएम के अंदर उससे भी रिजाइन किया, और जहां तक उन्होंने क्लियर किया कि हम अपनी सियासत अपने तरीके से करेंगे, अपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ भी अपने तरीके से करेंगे। उन्होंने कुछ पॉइंट जो सीसी में डिस्कस हुए जिसमें स्टेट बैंक था, जिसमें जी ये जो प्राइस हाइक है और आईएमएफ के साथ डील का मामला था जी। तो मैं आज पीपल्स पार्टी ने अपना लाएअमल क्लियर किया है, ये उनका हक है कि वो जिस अंदाज में सियासत करना चाहें। अब देखना यह है कि जो पीडीएम की बाकी जमातें हैं, मौलाना साहब और नून लीग, वो आया इसके ऊपर क्या रद्द अमल देती हैं और अपना लाए अमल आगे का क्या बताती हैं।
नेचुरली पीडीएम वीक होगी पीपल्स पार्टी के निकलने से, और वो जोश खरोश नहीं रहेगा जो ये इकट्ठे रह के कर रहे थे, और जिस तरीके से मोमेंटम बिल्ड किया गया था वो एक बेहतर अंदाज था। लेकिन अपोजिशन जितनी भी वीक हुई या जितनी बिखर गई है, मसला ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए खुद रोज के रोज एक नया मसला खड़ा कर देते हैं। राइटली सेड। जी, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। अमीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त ये ज़िद थी नून लीग की कि मुस्ताफ़ी हों, ये ज़िद थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्या वजह क्या बनी? या हम कहें कि पीपल्स पार्टी ने जो बहुत सारे जगहों से ख्याल ज़ाहिर होता है कोई डील कर ली है, पीपल्स पार्टी हाथ कर गई इनके साथ, ये हुआ क्या कि इतनी मैच्योर सियासी जमातें इसमें थीं, पुराने सियासतदान इसमें थे, लेकिन इस तरीके से अलहदा हुई तमाम तर मामलात? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखें, मेरा ख्याल है जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ था कि हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए और हतमी लॉन्ग मार्च करना चाहिए और हमें असेंबलियों से इस्तीफा देना चाहिए, मैं इसकी तायद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऑपोजिशन की नुक्ता नजर से अगर देखूं तो जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ था यह बिल्कुल ठीक था। जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो मुनाफिकाना मौक़िफ़ है। अच्छा। देखें, या ऑपोजिशन होती है या नहीं होती, ये गुडी गुडी ऑपोजिशन नहीं होती है। अच्छा, एक ऑपोजिशन होती है कि जी हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है, हुकूमत महंगाई कर रही है, हुकूमत लोगों को रिलीफ नहीं दे रही। ये वो ऑपोजिशन होती है जो आप चलाते हैं, जो पहिए की तरह घूमती रहती है। लेकिन जब आप ये उसूल या इस मौक़िफ़ के साथ निकलें कि हमने मुल्क में इनकलाब लेकर आना है, हमने मुल्क में जमहूरी ताकतों को मजबूत करना है, हमने आइन को बहाल करना है, हमने मुल्क में गैर जमहूरी ताकतों को शटअप कॉल देनी है, हमने सिलेक्टर को और उसके सिलेक्टेड को सबक सीखा, अगर आप इस मौक़िफ़ के साथ निकलें तो फिर उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता, फिर उसमें नहीं। लेकिन अमीर अब्बास साहब, मैं जानना ये चाहूंगा कि फिर वो जो पीपल्स पार्टी एक मौक़िफ़ रखती है कि कोई ऐसी हद ना पार कर दी जाए कि किसी तीसरी कुव्वत का रास्ता निकले, ये भी तो एक बड़ा जायज मौक़िफ़ और माजी में ये होता रहा। देखें, असेंबलियों से इस्तीफे देना अरसलान साहब, ये तो पीपल्स पार्टी का फ्रॉड है। हो चुके देना नहीं चाहती सिंध हुकूमत बचाने के लिए, चूंकि सिंध हुकूमत वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो उसको ज़िबा नहीं होने देंगे। उस तोते में जान है पीपल्स पार्टी की, इनकी दिहाड़ियां, इनके सारे मामलात, इनके प्रोटोकॉल्स, इनकी बदमाशियां, इनकी चदराहट, इनका पैसा, कारोबार, सब कुछ सिंध हुकूमत के वसीले से चलता है। ये तो इन्होंने एक जवाज गढ़ा है कि जी अगर हमने ये कदम उठा दिया तो तीसरी ताकत आ जाएगी। क्यों आएगी तीसरी ताकत? सवाल यह है कि असेंबलियों से इस्तीफे देना ये एक जमहूरी अमल है। इस 450 के करीब सीटें बनती हैं इन सारी ऑपोजिशन पार्टीज की मिला के, आप इस्तीफे दे दें, जमहूरी अमल है। मैं अगर एमएनए हूं या एमपी हूं, मैं समझता हूं कि ये निजाम ठीक नहीं है तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए ना। ये क्या बात हो कि मैं इस निजाम में बैठा हूं और तो निजाम ठीक नहीं है। मैं तो इस चीज के ही खिलाफ हूं कि ये हुकूमत का तख्ता उलट दे 2.5 साल के अंदर, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के मसीहा है, हमने इस मुल्क को नया निजाम देना है, हम अपने गुनाहों की तलाफी करना चाहते हैं, हम कफारा ना करना चाहते हैं, तो फिर वो काम करें जो नून लीग और बनाना कह रहे थे। फिर आप सभी से इस्तीफा देते। फिर आप ये नहीं कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा, आप के पंजाब में तो कहे कि इस्तीफे दो, मरकज में कहे इस्तीफे दो, सिंध में कहे कि हमने इस्तीफा नहीं देना। ये मुनाफकत तो नहीं चल सकती ना फिर। लिहाजा नून लीग और मौलाना का मौक़िफ़ मेरी नजर में बिल्कुल ठीक है। राइटली सेड। आपकी नज़र में जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो मुनाफिकाना है, वो सिंध असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, लिहाजा ये सारा मामला है। लेकिन रियलिटी मैटर ऑफ फैक्ट इज़ के इस वक्त पीडीएम से पीपल्स पार्टी भी बाज़ाब्ता तौर पर अलहदा हो चुकी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है। एनपी पहले अलहदा हो गई, बाकी कुछ छोटी जमातें हैं जो कि शायद उतना मैटर नहीं करती। 2 बड़ी जमातें जिसमें JUI बड़ी वो स्ट्रीट पावर के एतबार से और PMLN
वोट बैंक के एतबार से 2 बड़ी जमातें हैं। अब इनका क्या लाएअमल होगा, ये एक अहम सवाल है और ये मुस्तकबिल में पता चलेगा। मरियम साहबा ने तो तमाम तर बात डाल दी है कि वो फजल रहमान साहब पे छोड़ती हैं। एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, ब्रेक से वापस आकर मैं कमेंट ज़रा डस्का इलेक्शन के हवाले से लेना चाहूँगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब, डस्का इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। पहले जो सारा कुछ हुआ, मामला इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, फिर अमली तौर पर इलेक्शन होता है और सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, पहले हमने केपी में देखा था, पंजाब में हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक गवर्नमेंट है और फिर भी नून लीग की वहाँ से फतह होती है। ये कितना बड़ा कुछ सोचने की बात है। इस पर मुख्तलिफ लिहाज से कैलकुलेशन तो लोग PTI वाले कर रहे हैं, बट आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये बड़ा कल परसों जो इलेक्शन हुआ, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे अंदाज में कंडक्ट किया गया। उसमें क्योंकि प्रीवियस आपने देखा होगा कि उस दिन 2 लोग शहीद भी हुए, बेचारे मारे भी गए। इसी तरह 23 लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध में गायब हो गए। ये तो शुक्र अल्लाह का उस दिन ना तो धुंध थी, ना बारिश थी, ना कोई तूफान था। तो बेसिकली ये जो सेंट्रल पंजाब है, इसमें नून लीग का वोट बैंक इंटैक्ट भी है और मेरे ख्याल में बुज़दार साहब और खान साहब की जो परफॉर्मेंस है उससे नून लीग का वोट बैंक बढ़ा है। और ये इलेक्शन बिल्कुल क्लियर ही था कि ये नून लीग ही जीतेगी, क्योंकि उस्मान साहब जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको बिठा दिया गया, उनके जो जनरल इलेक्शन में खासे वोट लिए। तो एक आध सीट से खैर ओवरऑल पॉलिटिक्स में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नून लीग का मॉरल विक्ट्री हुई और उनका मोरल जो है बढ़ा। इसी तरह तहरीक इंसाफ का मॉरल ग्राउंड उन्होंने लूज की। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ना तो गवर्नेंस थी और फिर जो लोगों के मसाइल हैं, नेचुरली जो बयानिया नून लीग ने पिछले दिनों से शुरू किया हुआ है महंगाई के ऊपर और जिस तरह की ये गवर्नेंस कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उस लिहाज से देखा जाए तो सेंट्रल पंजाब या ओवरऑल पंजाब में नून लीग का वोट बैंक खासी हद तक बढ़ा है और उनका बयानिया भी चला है। राइटली सेड। बेग साहब, मैं जरा अमीर अब्बास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं। अमीर अब्बास साहब, आप कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को और नून लीग की यहाँ पर फतह को और PTI की शिकस्त को? हाउ डू यू सी इट? मैं समझता हूं जी, जैसे एक तो बेग साहब ने फरमाया कि कोई एक नशिस्त जो है वो किसी की मकबूलियत या गैर मकबूलियत का फैसला नहीं करती है, लेकिन बहरहाल जब आप एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीते, सिटिंग गवर्नमेंट जो वफाक में भी है और सिटिंग गवर्नमेंट जो सूबे में भी है, और पूरी हुकूमत, पूरी पार्टी साथ खड़ी हुई है। उस्मान डार ने मावून खसूसी के ओहदे से इस्तीफा दिया, दूसरा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, हुकूमत ने वहां काम भी करवाए लोगों के, ऐसे काम भी जो कई सालों से फंसे हुए थे, वो काम भी लोगों के करवाए, मंसूबे भी वहां पे अनाउंस किए। इसके बावजूद अगर आप हार जाएं और फिर जब आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की तारीख की सबसे मकबूल तरीन हुकूमत है और आप कहते हैं जी तब्दीली की एक वेव चली हुई है और इमरान खान साहब किसी को खातिर में ही नहीं लाते, उनसे कोई सवाल भी करता है तो वो उसको झुटला देते, वो कहते हैं कुछ सब झूठ, सब बकवास, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। आप लोगों की आंखें नहीं, आपके बंटे लगे हुए हैं, आपको नजर नहीं आ रहा मैं तो बहुत काम कर रहा हूं, मैंने तो इनकलाब बर्पा कर दिया है 2.5 सालों में। वो कहते हैं आपकी आंखों में ये असल में आपका कसूर है, मेरे काम में कसूर ही, मैं तो बहुत काम कर रहा हूं। जब आप इतनी पॉपुलर हुकूमत हो पाकिस्तान की और आप इलेक्शन हार जाए तो इसका मतलब है कि कुछ तो है गड़बड़ ना आपके अंदर, फिर लोगों ने इसका मतलब आपको रिजेक्ट तो किया ना। और ये माजी में जब इमरान खान ऑपोजिशन में होते थे अरसलान, और उस जमाने की सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन जीती थी इमरान खान के खिलाफ, तो इमरान खान कहा करते थे बड़ी बेअतनाई के साथ कि भाई ये कौन सी हार है हमारी, वो सिटिंग गवर्नमेंट है और सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन जीत जाती है। तो अब आप सिटिंग गवर्नमेंट थे ना, आप जीत जाते हैं इलेक्शन। ये नविश्ता दीवार है, इमरान खान साहब को पढ़ना चाहिए। यकीनन ये मेरे ख्याल से एक सोचने की बात भी है। इट्स अबाउट टाइम कि ये सारे मामले को सोचें, पंजाब भी से भी सोचें और वफाक से भी सोचें। इस वक्त यकीनन गो ये एक सीट है, एक हल्का है, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ है हुकूमत के लिए अगर वो चाहें तो। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतनी ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।